दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एक आर्मी एस्पिरेंट हैं, आर्मी जॉइन करना चाहते हैं या पुलिस, नेवी, एयरफोर्स को जॉइन करना चाहते हैं और आपको साथ में टेस्टीज़ का वेरिकोसील है, तो चांसेस है कि आपको रिजेक्शन मिलेगा, ये हम सब जानते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है इसका और कुछ और डिटेल्स की बात करेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जुड़े रहिए। देखो दोस्तों, हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और उस पे लिखा था कि अगर आप आर्मी एस्पिरेंट है और वेरिकोसील भी है, आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो उस पे कमेंट कीजिए आर्मी और हम इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। आप में से बहुत लोगों ने लिखा और वही उसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये डिटेल रिसर्च करूँ और वीडियो बनाऊँ। सबसे पहला एक डिस्क्लेमर, मैं कोई आर्मी का सिलेक्शन कमेटी या फिज़िकल एग्जामिनेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा पर्सनली कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है या कोई दोस्त नहीं है जो वहाँ पे है, तो इसलिए मेरा जो भी रिसर्च है ये बेस्ड है कोरा पे, जो आर्मी वेटरन्स ने आंसर किए हैं क्वेश्चंस पे, उस बेसिस पे, गूगल ब्लॉग्स बेसिस पे, जो भी इंफॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल है, एंड फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो भी मैं रिसर्च कर पाया हूँ। सो मुझे ये पता चला है कि अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो या फॉर दैट मैटर पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, कोई भी पर्टिकुलर मिलिट्री पर्सनल या पुलिस ज्वाइन करना चाहते हो, तो एक डिटेल्ड फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है जिसका मेन क्राइटेरिया है कि आपकी हार्ट हेल्थ यानी कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, आपकी लंग स्टैमिना यानी कि रेस्पिरेटरी हेल्थ, एंड आपका मस्कुलोस्केलेटल इंटेग्रिटी, आपकी बोन्स मसल्स सब ठीक है ना, ये सब टेस्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, डिटेल में आपकी विजन, आपका हियरिंग, आपका डेंचर, टीथ या डेंटल आउटलाइन भी टेस्ट किया जाता है। ये सब इसलिए है ताकि आप पे इतना खर्चा करेगी सरकार आपको ट्रेन करने में, एक ऑफिसर बनाने में, उससे ज़्यादा ज़रूरी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ पुलिस ऑफिसर या एज अ आर्मी पर्सनल, नेवी, एयरफोर्स पर्सनल, कि आप हमारे देश की रक्षा करो। दुश्मन से लड़ते समय या पहरेदारी करते समय एक छोटा सा मूवमेंट भी आपके आईसाइट इशू का या लेट्स से फॉर एग्जांपल वेरिकोसील का प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्लस अगर आपको जो भी बीमारी है वो आगे जाके प्रॉब्लम करेगी, बढ़ेगी, तो रिगरस ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ आपको ड्यूटी पे डिप्लॉय करना है वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। आप शायद सर्व ना कर पाओ, आपको वापस भेजा जाए या आपको रिटायरमेंट भी लेना पड़े। तो अपनी जगह आर्मी, पुलिस फोर्सेस ये बिल्कुल सही है एग्ज़ामिन करने में और इंश्योर करने में कि आपको कोई बीमारी नहीं है जिससे इन सब में कोई बाधा आए। साथ में मुझे बहुत लोगों ने ये भी बोला कि आप देश के साथ चीटिंग कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि वेरिकोसील का एम्बोलाइजेशन करा लो, एग्जामिनेशन में पता ही नहीं चलेगा। तो क्या ये गलत नहीं है? कल को उस बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए अपनी ड्यूटी पे, तो क्या देश के साथ नुकसान नहीं होगा? तो दोस्तों, इसलिए मैंने ये सब डिटेल रिसर्च किया और मुझे ये पता चला, एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि जस्ट बिकॉज आपको वेरिकोसील है या ग्रॉइन पे कोई सर्जरी की हिस्ट्री और छोटा सा कोई स्कार है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आर्मी से। आर्मी का रूल बहुत क्लियर है कि आपको तभी रिजेक्ट किया जाएगा अगर जो भी स्टेज में आपको वेरिकोसील है उससे ये सस्पेक्टेड है कि आपको आगे दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में कभी भी। और ये एग्जामिनिंग पर्सनल के पर्सनल एक्सपीरियंस और एसओपीज़ पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कोई पर्सनल कहे कि इनको ग्रेड 1 वेरिकोसील है, सो इन्हें आप जाने दीजिए आगे, अगर ये लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं स्क्रॉटल सपोर्ट के साथ, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट देयर इज़ अ स्मॉल चांस कि कोई वेटरन हो जो कहे नहीं, इन्हें भले ग्रेड 1 वेरिकोसील है, ये आगे जाके प्रोग्रेस हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन लो से लेके मसल फटीग कॉज कर सकता है, सो वी विल नॉट अप्रूव दिस कैंडिडेट। जिसको चैलेंज किया जा सकता है, री मेडिकल के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और ये उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे भी है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने जब मुझे अप्रोच किया और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तब भी मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। सो पॉइंट इज़ दैट जस्ट बिकॉज आपको वेरिकोसील है, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिज़िकल एग्जामिनेशन से। देखा जाएगा कि क्या आपको उसकी वजह से कोई लक्षण है, क्या प्रोग्रेस होने की संभावना है, और अगर प्रोग्रेस होता है क्या वो आपकी ट्रेनिंग या डिप्लॉयमेंट पे असर करेगा। अगर इन सब का आंसर नो है तो ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, ये बात मुझे पता चली कि वो पर्सनल हो सकता है आपको खुद कहे कि आज मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ या टाइम दे रहा हूँ मैं आपको अगले 42 डेज़ का, आप इसका इलाज कराओ, सर्जरी कराओ, री एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करो। अगर उस दौरान हमें लगता है कि आपका वेरिकोसील क्योर हो चुका है तो हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे। सो अगर खुद पर्सनल आपको टाइम दे रहे हैं ऑपरेशन करा के आने के लिए, इसका मतलब सिर्फ वेरिकोसील है वो रिजेक्शन का कारण नहीं है। अगर आप उसे टाइम पे ट्रीट करा लेते हो, शायद आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए। बट अगर आप सर्जरी कराते हो या एम्बोलाइजेशन कराते हो, तो क्या जो भी छोटा मोटा स्कार आएगा वो प्रॉब्लम नहीं करेगा?
सो फर्स्ट थिंग, अगर हम एम्बोलाइजेशन कराते हैं, दैट इज़ अ ज़ीरो स्कार। कोई स्कार नहीं होता, सब कुछ थाई में या गर्दन में एक पिन होल से किया जाता है, कुछ केसेस में बाजू से। कहीं 2 दिन बाद दिखेगा भी नहीं कि कहाँ से किया था, जैसे वर्ल्ड की सारी एंजियोग्राफीज़ के बाद नहीं दिखता है। सो इसलिए किसी को शायद पता भी ना चले। अगेन, मैं ये हिंट नहीं कर रहा हूँ कि आप छुपाओ अपने एग्जामिनिंग पर्सनल से कि आपने एम्बोलाइजेशन कराया है। मेरे ओपिनियन में आपको जो भी डॉक्टर सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी डिटेल ट्रीटमेंट हुआ है, वो शेयर करना चाहिए। उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। एम्बोलाइजेशन फॉर मी इज़ द नंबर 1 अप्रोच, बिकॉज ग्रॉइन स्कार्स अगर आ जाए सर्जरी के, तो उससे बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं मन में एग्जामिनिंग पर्सनल के कि क्या ये ऑपरेशन से आगे जाके इन्फेक्शन तो नहीं होगा, क्या मसल्स तो नहीं वीक हुए कट की वजह से, क्या कोई हर्निया तो नहीं है। बिकॉज ग्रॉइन स्कार्स के बारे में भी मैंने यही पढ़ा कि जस्ट बिकॉज स्कार है ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा। पर अगर पर्सनल को लगता है कि ये स्कार के बाद ऑपरेशन की वजह से या स्कार की वजह से कुछ मसल इंटेग्रिटी वीकनेस हो सकती है, या फ्यूचर में हर्निया हो सकता है, या कोई मैश लगाया गया है, तो फिर आपको रिजेक्शन हो सकता है आर्मी के लिए। बिकॉज आप रिगरस ट्रेनिंग या डिप्लॉयमेंट के दौरान ये चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती है, वीक मसल्स हर्निया कॉज कर सकती है, बहुत सारे इश्यूज़ कर सकती हैं, तो इसलिए रिजेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा स्कार अवॉइड करें, ताकि पर्सनल को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, कहीं कोई इंटेग्रिटी, मसल इंटेग्रिटी से छेड़खानी नहीं की गई है। एम्बोलाइजेशन मेरे ओपिनियन में नंबर 1 मेथड होगा ऐसे में ट्रीटमेंट में। पर अगर ऑपरेशन हुआ है, दोनों में से जो भी टेक्निक हुआ है, तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और वो ये है, जो भी आपको बीमारी है, चाहे वो वेरिकोसील हो, कुछ और हो, उसके डॉक्यूमेंट्स आप एग्जामिनिंग पर्सनल से शेयर करें, छुपाए ना। अगर आपने ट्रीटमेंट लिया है सर्जरी या एम्बोलाइजेशन, आप वो भी शेयर करें। ज़रूरत पड़े तो आप अपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लीजिए कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया है और क्या रिज़ल्ट है इसके, कितना चांसेस है कि रिकरेंस होगा या कितना चांसेस है कि ड्यूरेबल रिजल्ट होगा। फॉलोअप इन्वेस्टिगेशन सारी रिपोर्ट लेके जाइए। इससे आर्मी एग्जामिनेशन पर्सनल का बहुत ट्रस्ट बिल्डअप होगा आप पे। वो समझ पाएंगे कि ये कैंडिडेट जेन्युइन है, इसे एक दिक्कत थी जो कुदरती थी, जो इसके हाथ में नहीं थी, लेकिन इसने उसका सही इलाज कराया और डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमारे पास आया है। ये चाहता तो छुपा सकता था ये चीज़ें, हमें ये एग्जामिनेशन में नहीं पता चलती, पर इसने सब विद डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स रिवील किया है, और मेरे ओपिनियन में आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ेंगे। लास्टली 4th पॉइंट, फॉर सम रीज़न अगर ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, प्लीज़ निराश या हताश मत होइए, री एग्ज़ामिनेशन अप्लाई कीजिए। हो सकता है सेकंड एग्ज़ामिनेशन में आपको कंसिडर किया जाए, पर अगर नहीं किया जाता है, उसे आपकी किस्मत और एक मर्ज़ी समझ के, आई मीन नेचर की, भगवान की मर्ज़ी समझ के एक्सेप्ट कीजिए। ऑल्टरनेट प्रोफेशन के बारे में सोचिए। मैं मानता हूँ आपका एक जज्बा था, आप देश को सर्व करना चाहते हो, बट शायद ये आपके और देश के दोनों के हित के लिए बेस्ट है। वो रिगरस ट्रेनिंग के बाद वो जो परिस्थितियों में डिप्लॉयमेंट या वॉर्स होते हैं, हो सकता है उसमें आपकी बीमारी बढ़ जाती, वेरिकोसील बढ़ जाता, बहुत हाई इम्पैक्ट होता आगे फ्यूचर लाइफ पे। एंड अगर भगवान ना करे कोई वॉर चल रही है, कोई ज़रूरत है आपकी डिप्लॉयमेंट के टाइम, वहाँ ये बीमारी की वजह से आपको लीव लेना पड़े, अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़े, या आपसे कोई लापरवाही हो, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि देश की सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है उस वजह से। सो मैं आपसे एक ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में, एक सिविलियन के रूप में दरख्वास्त करूँगा कि आपको अगर वेरिकोसील है, आप समझिए वो होता क्या है। अगर आपको आज तक नहीं पता है तो आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप इलाज कराइए। मेरा ओपिनियन होगा एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलके एम्बोलाइजेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, कुछ केसेस में अगर रिकरेंस हो तो माइक्रो सर्जरी या फिर लैप्रोस्कोपी द्वारा भी इसे ठीक किया जा सकता है। एंड लास्टली, जो भी आप इलाज कराते हो, मेरे ओपिनियन में आपको वो मेडिकल एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट्स, डिस्चार्ज समरीज, रिपोर्ट्स, पोस्ट ऑपरेटिव डॉपलर रिपोर्ट शेयर करनी चाहिए। फॉलोअप, अगर आपको री एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलता है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के बाद आप दोबारा दिखा सकते हो अपनी सारी रिपोर्ट्स, और डेफिनेटली फ़ाइल कर सकते हो री एग्जामिनेशन के लिए। आई एम श्योर आपका जज्बा और ओवरऑल ट्रीटमेंट देख के आप में से बहुत लोग सिलेक्ट हो जाओगे, अगर सब नहीं तो आई होप दोस्तों ये वीडियो ने बहुत हेल्प किया। थैंक यू जिन्होंने भी शॉर्ट्स पे आर्मी कमेंट किया। अगर आपको वेरिकोसील है, आप आर्मी में जाना चाहते हो और आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, बहुत डरे हुए एम्बोलाइजेशन को लेके वेरियस वीडियोस, मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की वजह से, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पर्सनली आपसे बात करूँगा और एक टेली कंसल्टेशन या फिजिकल कंसल्टेशन के माध्यम से आपको गाइड करूँगा कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है और उससे हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकता है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।